हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित डिमरी क्लासेस में। तो हम पॉलिटी का एक कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हम जानते हैं कि हमारा 25 मई को है ना, 25 मई को जो हमारा प्रीलिम्स है वो कंडक्ट होने वाला है। और पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, ठीक है। अभी तक हमने 3 वीडियोस इसमें किए हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ों की बात की है, ठीक है। आज हमारा चौथा वीडियो होने वाला है जिसमें हम प्रस्तावना की बात करेंगे, यानी उद्देशिका प्रियम्बल की बात करने वाले हैं, ठीक है। प्रस्तावना, उद्देशिका, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसे, प्रियम्बल, ठीक है। इसकी आज हम बात करने वाले हैं। प्रस्तावना और उद्देशिका में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम का अंतर है, ठीक है। प्रस्तावना जो शब्द है वो कहीं भी संविधान में उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। संविधान में कहीं भी प्रस्तावना शब्द का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि उद्देशिका शब्द का उपयोग किया गया है। चाहे आप उसका उद्देशिका का पूरा फॉर्मेट पढ़ ले तो उसमें प्रस्तावना शब्द कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। सिर्फ इतना अंतर है। और प्रियम्बल तो हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। जो ये लिया गया था, यानी कि जो ये प्रस्तावना है या उद्देशिका है वो लिए कहाँ से गई है, ठीक है। उसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई, यूएसए से, ठीक है। कहाँ से लिए गए, यूएसए अमेरिका से, ठीक है। अमेरिकी संविधान में जो है सबसे पहले प्रियम्बल यानी उद्देशिका को शामिल किया गया था, और वहीं से भारत ने जो है वहां से प्रेरणा ली, उसमें भारत ने भी अपने संविधान में उसको शामिल किया है, ठीक है। और इसकी जो अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा जो है कहाँ से प्रेरित हो गए, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित होकर इसमें अप्लाई किया गया है, ठीक है। लेकिन जो तथ्य है या फिर जो हम कहेंगे जो चीजें हैं वो भारत की ही जो है विस्तार की गई है, चाहे है। तो अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनके द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, संविधान सभा में जब संविधान निर्मित हो रहा था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था उनके द्वारा। और इसको स्वीकृति कब मिली थी, 26 जनवरी 1947 को, ठीक है, इसको स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो 26 नहीं, 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा में स्वीकृति मिली थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको स्वीकृति कब मिली, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। तो ये तो इसकी कुछ फैक्चुअल बातें कि प्रस्तावना का कहीं भी संविधान में शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसके शामिल करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, अमेरिका से, ठीक है, क्योंकि यूएसए के संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल को शामिल किया गया था, ठीक है। और इसकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको 22 जनवरी 1947 में स्वीकृति मिली थी, यानी इसको अपनाया गया था संविधान में, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। तो लेकिन जब बात करते हैं परीक्षा के नजरिए से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये बनता है, ठीक है, बहुत, क्योंकि इससे काफी सारी चीजें कवर अप होती है, ठीक है, कि भारत का जो संविधान है उसका दर्शन क्या है, उसमें किस किस चीज की बात की गई है, ठीक है। और प्रस्तावना के संबंधित कई मुद्दे जो है उत्पन्न हुए हैं, कई केसेस उत्पन्न हुए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं है, ठीक है, भाग है या नहीं, इसके संबंध में भी काफी ज्यादा जो है चर्चा विचार विमर्श हुआ। और जब बात करते हैं कि केशवानंद भारती केस के अंतर्गत जो है फाइनली ये डिसीजन आया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, ठीक है। तो ये इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना को पढ़ेंगे अगर हम, तो हमारे संविधान में लिखा है, कहाँ से शुरू होता है, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, ठीक है। फिर इस तरीके से आगे बढ़ती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की ओर, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, इसके समस्त किसको, नागरिकों को, ठीक है, नागरिकों को विभिन्न प्रकार के न्याय की बात करता है, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। किसकी बात करता है? ये न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता कौन कौन सी और न्याय कौन कौन सा? न्याय में जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। और स्वतंत्रता में किसकी बात करता है? ये विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। तो अगर हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, ठीक है, और स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और किसकी बात करता है? ये समता की बात करता है। कौन सी समता? समता मतलब समानता, कैसी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात करता है, ठीक है, की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, प्राप्त कराने के लिए तथा उसके उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली संप्रभुता, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ठीक है, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हमारी उद्देशिका जो हमने अभी पढ़ी, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो किन किन मुख्य बातों की, मुख्य चीजों की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा जो प्रीएम्बल है, जो हमारा उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो हमारे संविधान के दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, कि हम इसको जब पढ़ते हैं तो हमें मोटे तौर पर अंदाजा हो जाता है कि हमारा संविधान किन किन चीजों की बात करता है, किन किन लक्ष्यों की बात करता है। तो अगर आप देखेंगे तो संविधान में सबसे पहले, सॉरी, उद्देशिका में अगर आप देखेंगे मोटे तौर पर, तो किन किन चीजों की बात कर रहा है? तो जो शासन है या सरकार है उसका स्वरूप कैसा होगा, शासन का स्वरूप कैसा है, ठीक है। दूसरा बात करता है कि किन किन जो है तत्वों की बात कर रहा है, किन किन जो है मूल्यों की बात कर रहा है, ठीक है। और तीसरा अगर हम देखें तो किस चीज की बात कर रहा है? ठीक है, शासन का स्वरूप कैसा है, मूल्य, या फिर हम कहें कि शासन का उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसका, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, इसकी बात कर रहा है। और शासन का स्रोत क्या है, ठीक है, संविधान में शक्ति है, जो शक्ति है उसका स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत है, उसकी बात कर रहा है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो समझने के लिए हम प्रीएम्बल को, उद्देशिका को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें शासन के स्रोत का, यानी शक्ति के स्रोत की बात करें, तो यहाँ पर शुरुआत में ही बात करता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, तो यानी शक्ति का स्रोत क्या है? भारत के लोगों से ही संविधान को शक्ति मिल रही है, ठीक है, उसी के जरिए क्या है? सरकार को शक्ति मिल रही है। तो यहाँ पे शक्ति का स्रोत क्या है? भारत के लोग ही उस शक्ति का स्रोत है। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि जो यहाँ पर
प्रियम्बल के अनुसार यानी कि उद्देश्य के अनुसार शक्ति का स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग ही उस शक्ति को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, क्योंकि भारत के लोगों के द्वारा ही क्या बनाया गया है, संविधान बनाया गया है, भारत के लोगों के द्वारा ही प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है, उन्हें शक्ति दी जाती है, ठीक है, उन्हें जब वह संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करते तो उनको हटाने की शक्ति भी लोगों के हाथ में ही है। तो संविधान का स्रोत क्या है, शासन का शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, ठीक है। दूसरा, शासन का स्वरूप कैसा होगा, स्वरूप मतलब इसका प्रकार कैसा होगा, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो शासन का स्वरूप कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है कि भारत सरकार जो है, भारत का जो शासन है वो भारत के अनुसार ही चलेगा, बाहर की किसी भी शक्ति का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, ठीक है। इसी को क्या बोला था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगर मैं कहूँ कि मैं क्या हूँ, सोवरेन हूँ, मैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हूँ, इसका मतलब कि मैं अपने निर्णय खुद से लेता हूँ, ठीक है, किसी बाहर वाले का मेरे ऊपर इस कोई प्रभाव नहीं करता, भले मैं उनसे डिस्कशन कर लूं, बातचीत कर लूं, लेकिन अंतिम जो निर्णय होगा वो मेरा दबाव पूर्ण नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, पूर्णतः स्वतंत्र होगा, मेरा खुद का निर्णय होगा। इसी को क्या बोलूंगा मैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ऐसा ही हमारे देश के संदर्भ में कि कोई भी सॉवरेन राष्ट्र है, इसका कोई भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, इसका मतलब कि वह अपने निर्णय खुद से ले रहा है, ठीक है, ना कि किसी बाहरी दबाव के बजाय या आंतरिक दबाव के बजाय। आंतरिक भी हो सकता है दबाव, है ना, आंतरिक जो शक्तियां होती है जैसे कि नक्सलवाद, आतंकवाद या क्षेत्रवाद, इस प्रकार की शक्तियां अगर दबाव डालती है सरकार पर, तो सरकार के जो है फैसले बदलने की शक्ति रखते हैं। तो भारत का संविधान क्या कहता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है हमारा शासन, ठीक है, यानी कि हम किसी भी जो है अपने निर्णय खुद से लेते हैं, किसी बाह्य शक्ति का, ना कि किसी बाह्य शक्ति के द्वारा, ठीक है, उसको कोई दबाव नहीं है। दूसरा, अगर हम पॉइंट देखें तो यहाँ पे क्या है, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, कैसा स्वरूप, समाजवादी स्वरूप, ठीक है, समाजवादी स्वरूप। समाजवाद का क्या मतलब होता है, एक होता है कार्ल मार्क्स का, आपने नाम जरूर सुना होगा। कार्ल मार्क्स क्या है, एक साम्यवाद के बहुत भी बड़े विचारक थे, ठीक है, जिन्होंने साम्यवाद समाजवाद को फैलाने में पूरी दुनिया में बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि भूमिका निभाई थी, ठीक है, जिससे पूरी दुनिया जो है दो भागों में बढ़ गई थी, समाजवाद और पूंजीवाद में। तो कार्ल मार्क्स का नाम इससे निश्चित तौर पर जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने इसी को आगे बढ़ाया था अपनी कई किताबों के जरिए, अपने विचारों के जरिए। लेकिन अगर हम भारत के समाजवाद देखें और वही कार्ल मार्क्स का समाजवाद देखें तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। जो कार्ल मार्क्स का साम्यवाद या हम कहें, ठीक है, कार्ल मार्क्स का साम्यवाद या समाजवाद कहता है कि संपत्ति का क्या होना चाहिए, संपत्ति का समाजीकरण की बात करता है, ठीक है, समाजीकरण की बात करता है। संपत्ति का समाजीकरण का मतलब कि पूरे राष्ट्र में कोई भी निजी संपत्ति यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी के पास पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको समाज की संपत्ति होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि कार्ल मार्क्स का दूसरा कहना है कि एक जो गरीब या फिर हम कहें कि मजदूर तबके के लोग हैं, उनको अपने हक को पाने के लिए क्या करना चाहिए, एक खूनी क्रांति करनी चाहिए, खूनी क्रांति हम कहेंगे हिंसक क्रांति करनी चाहिए, तभी उनको उनका हक मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन भारत क्या है, इन चीजों के विपरीत है। भारत में समाजवाद तो भले ही है, लेकिन भारत का समाजवाद क्या है, गांधी का समाजवाद है, ठीक है। और भारत का समाजवाद क्या है, भारत की परिस्थितियों के अनुसार है, ना तो भारत में संपत्ति के समाजीकरण की बात है, ठीक है, क्योंकि भारत में अगर आप देखते होंगे कि भारत में निजी संपत्ति भी है और सार्वजनिक संपत्ति भी है ना, तो ये वाला कंसेप्ट जो कार्ल मार्क्स का भारत की परिस्थितियों पर लागू नहीं होता, ना ही भारत ने इसे अपनाया है, ठीक है। दूसरा, जो मजदूरों को ये कहना है कि हिंसक क्रांति के जरिए ही आप अपने जो है चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने हक को प्राप्त कर सकते हैं, ये भी चीज जो भारतीय समाजवाद के अनुसार लागू नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है डीपीएसपी और अन्य कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार, इस प्रकार के अनेकों प्रावधान संविधान निर्माताओं ने किए हैं, ताकि जो सरकार प्रयास करेगी कि जो गरीब तबके के, निम्न तबके के लोग हैं, उनके उत्थान का प्रयास करेगी, चाहे वो आरक्षण के जरिए हो या अन्य जरिए हो, ठीक है, नीति निर्माण के जरिए हो, तो उनके जरिए जो है भारतीय समाजवाद की बात की जाती है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स का साम्यवाद समाजवाद है वो यहाँ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो भारत में कैसे समाजवाद है, भारत की परिस्थितियों के अनुसार उसको ढाला गया है, ठीक है, जहाँ पर सरकार प्रयास करेगी गरीब और निम्न तबकों को उत्थान करने की, ठीक है। अगला क्या है, पंथ निरपेक्ष।
है ना। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब, पंथ का यहाँ पे मतलब है कि रिलीजन से, ठीक है, यानी कि भारत की सरकार का कोई खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, सरकार किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पंथ निरपेक्ष, यानी कि सेकुलर होगा। भारत का जो ये शासन का स्वरूप होगा वो कैसा होगा, सेकुलर होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, ठीक है। अगला क्या है, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या हो गया, डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब हम सभी समझते हैं कि जहां पर सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, ठीक है, जिन जो पावर्स हैं, जो शक्तियां, उनका बंटवारा होता है, किसी एक के हाथ में ना होकर जो है शक्तियों को बांटा जाता है, ठीक है, ताकि निरंकुशता पैदा ना हो। प्रतिनिधि जो है चुना जाता है लोगों के द्वारा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है, चुनाव होते हैं। इस प्रकार की चीजें क्या है, लोकतंत्रात्मक प्रणाली में देखी जाती है, ठीक है। और जो चुनाव होंगे वो कैसे होंगे, वो हम कहें कि ये ईमानदारी पूर्वक होंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, लोकतंत्रात्मक शासन जो है भारत में अपनाया गया है ना। तो ये उद्देशिका में इन चीजों की बात की गई है। अगला क्या है कि भारत कैसा है, गणराज्य। अभी हम शासन के स्वरूप को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। उनका अगला क्या है, गणराज्य। गणराज्य का क्या मतलब होता है कि जहां पर जो ये हम कहें कि राष्ट्र का जो मुखिया है या प्रधान है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से हो या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, गणराज्य। जैसे अगर हम बात करें ब्रिटेन, ब्रिटेन क्या है, यानी कि जो ब्रिटेन है वो क्या है, गणराज्य नहीं है। गणराज्य क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर जो राष्ट्र का प्रमुख है वो क्या है, वंशानुगत है। वंशानुगत मतलब राजा इस तरीके से आगे बढ़ते चले गए वंश के आधार पर, ठीक है। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति वो क्या है, चुना जाता है, भले या प्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। हम आगे बात करेंगे जब राष्ट्रपति की, तो हम देखेंगे किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भले वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है लेकिन वो एक तरीके से चुना ही जाता है, ठीक है। तो लेकिन ब्रिटेन की बात करें तो वंशानुगत होता है। तो ब्रिटेन क्या है, राजशाही लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो है ब्रिटेन, लेकिन कैसा है, राजशाही, ठीक है, जहाँ पे राजा जो है प्रमुख है और वंशानुगत रूप में। लेकिन भारत क्या है, लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है, जहाँ पर उसका मुखिया प्रधान जो है चुना जाता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है लेकिन चुना जाता है लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर हमने शासन के स्वरूप की बात करी, जो मुख्य बिंदु जो है उद्देशिका में बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे हम गणराज्य लिख देते हैं, इन बिंदुओं की बात की हमने अभी पढ़ी थी पूरी उद्देशिका, ठीक है। अपने सामने अगर आप उद्देशिका खोल ले तो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अगला क्या है, मूल्य या उद्देश्य क्या है। सबसे पहले न्याय की बात करता है। न्याय कैसा, सामाजिक। सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है कि समाज में जातिगत आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसी को क्या बोला जाता है, सामाजिक न्याय बोला जाता है, ठीक है। समाज में जो है जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर भेदभाव ना हो और सभी को पर्याप्त अवसर मिले आगे बढ़ने के, तो इसी को क्या बोला जाता है, सामाजिक न्याय, ठीक है। अब समाज में हम जानते हैं कि भारतीय समाज में जो जाति, धर्म, इन सब के आधार पर बहुत अधिक जो है भेदभाव होता है, आज भी होता है निश्चित तौर पर। और जब संविधान बनकर तैयार हो रहा था उस समय की परिस्थितियां और भी ज्यादा खतरनाक थी आज के समय से, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर कुछ उपाय किए जाते हैं, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण उपाय क्या है, आरक्षण रहा है, ठीक है। इसके ऊपर कई वाद विवाद है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आरक्षण क्या है, सामाजिक न्याय दिलाने का एक तरीका है, ठीक है। अगला किस प्रकार का न्याय, सामाजिक के बाद आर्थिक न्याय की बात करते हैं, है ना। आर्थिक न्याय की बात करता है हमारा प्रस्तुत संविधान, और जो मैंने बोला कि यह दर्शन है, ठीक है। तो पूरा संविधान है आर्थिक न्याय की बात भी करता है। आर्थिक न्याय का मतलब कि जो पिछड़े लोग हैं या फिर जिनके ऊपर पास पर्याप्त अवसर नहीं है उनको अवसर प्रदान करना, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है, व्यवसाय की स्वतंत्रता, है ना, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। कोई भी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ऐसे व्यवसाय पर जिनमें कुछ प्रतिबंध भी है, ठीक है, लेकिन मोटे तौर पर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो इसी को क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है, न्याय की बात करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप किसी भी चीज में बेहतर नहीं कर सकते, तो आर्थिक स्थिति का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। उसके लिए सरकार प्रयास करेगी कि नए नए उद्योग लगाए जाएं, लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, रोजगार दिया जाए, ठीक है। और समय समय पर अन्य प्रकार के अगर आप देखें तो कुछ स्कीम्स निकाली जाती है कि महिलाओं को इतने रुपए दिए जाएंगे या उनके स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ इस प्रकार प्रयास किए जाते हैं, तो इसलिए सब आर्थिक प्रयास है,
न्याय, आर्थिक न्याय दिलाने के लिए, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। तो राजनीतिक न्याय का क्या मतलब है, जो उद्देश्य का बात हो रही है, राजनीतिक न्याय का मतलब है कि जो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए सभी तबकों को आगे बढ़ने का मौका मिले, चाहे वो आरक्षण के जरिए हो, चाहे अगर आप बात करें महिलाओं को जो है संसद में, लोकसभा में जो है आरक्षण की बात चली थी, है ना, और वर्तमान में आरक्षण मिलता भी है। ठीक है, तो ये क्या है, राजनीतिक न्याय। उसी प्रकार से निम्न तबके के लोगों को या फिर कुछ इस तरीके से कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं ताकि वे राजनीति में आ पाए और अपने समुदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। तो ये क्या है, राजनीतिक न्याय की यहाँ पर बात चलती है। ठीक है, तो न्याय हमने देखा। आगे के न्याय के बाद किसकी बात करता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और फिर उसके बाद बात करता है स्वतंत्रता की। ठीक है, स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रता हमने देखी। ठीक है, उपासना की, विश्वास करने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, इस सभी की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, जिसमें हम मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। फिर उसके बाद बात करता है समानता की। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, यानी कि सिर्फ इंसान होना ही। अनुच्छेद 21 क्या कहता है हमें, जीवन की स्वतंत्रता, और उसमें जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत कई सारी चीजें जो है, अगर मूल संविधान से और अब वर्तमान संविधान में अगर आप देखें तो कई चीजें ऐड हो चुकी है। चाहे वो गरिमापूर्ण जो है कमाने का अधिकार हो, ठीक है, जीवन यापन, कमाने का, जीवन क्या बोलते हैं उसे, अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, इंटरनेट का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। तो ये क्या है, आपने सिर्फ व्यक्ति यानी जिंदा होना ही सिर्फ आज के समय में अधिक ये जीवित होने के अधिकार को सक्षम नहीं बनाता, बल्कि उसके कई और हिस्से बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो समानता की बात करते हैं, प्रतिष्ठा की समानता। प्रतिष्ठा की समानता का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट कमाने का पूरा मौका है। ठीक है, और समानता की बात करें तो अवसर की समता, अवसर की समानता है, अवसर की समता। प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है एक समान अवसर होने चाहिए। ठीक है, कि वह ऐसा ना हो कि एक ही तबके के लोगों को सारे अवसर नहीं दिए जा रहे हैं या फिर अमीर लोगों को सारे अवसर दिए जा रहे हैं, बल्कि सभी लोगों को अवसर प्राप्त होने चाहिए ताकि वह अपने प्रयास के जरिए आगे बढ़ सके हर चीज में। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता और बंधुता। ठीक है, गरिमा की बात करें, गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है एक अनुच्छेद 21। ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब हो गया रिस्पेक्टेबल लाइफ। ठीक है, जिसमें खाने पीने का अधिकार, कमाने का अधिकार, ठीक है, रहने खाने का अधिकार, इन सब की बात होती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, जिसमें सिर्फ जीवित रहना ही एकमात्र अधिकार नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अगला क्या है, एकता और अखंडता। एकता और अखंडता का मतलब कि देश में जो है लोग हैं, विविधता है, उनका सम्मान किया जाए और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए, और देश की जो है एकता अखंडता का ध्यान रखा जाए, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना की है जिसके अंतर्गत देश को हानि पहुंचे, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो। ठीक है, इन सभी से दूर रहने का प्रयास। एकता अखंडता, बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा। ठीक है, चाहे वो अलग अलग स्टेट के लोग हैं लेकिन एक दूसरे के मध्य जो है भाईचारा, बंधुता हम रखें। तो ये क्या है, प्रस्तावना इसकी बात करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि संविधान में स्रोत की बात करता है। ठीक है, स्रोत कौन है, जनता है। शक्ति का स्रोत कौन है, जनता है ना। अगर आप देखें तो रूसो ने क्या कहा है, रूसो का एक विचार था कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है, यानी कि रूसो ने क्या कहा था, रूसो एक विचारक थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि, कहाँ के विचारक थे, फ्रांस के। रूसो ने कहा है कि जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी, यानी कि जनता ही सर्वश्रेष्ठ है, शासन की शक्ति जनता से ही आती है। ठीक है, तो वहीं से प्रेरित होकर अनेक प्रकार फ्रांस की क्रांति में उन्होंने उन्होंने प्रेरणा दी। ठीक है, अगर आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी हो, 1789 में घटित हुई थी, है ना, उसमें रूसो के जो कहे कि हम किताबें हो या भाषण हो, इस प्रकार की चीजों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्वतंत्रता की बात की थी, उन्होंने जो है जनता के शासन की बात की थी, है ना। तो उसी प्रकार से उन चीजों को आगे, चाहे अमेरिका के संविधान हो, विश्व भर के संविधानों में उन चीजों को शामिल किया गया। ठीक है, कि जनता ही शासन का स्रोत है, ना कि कोई एक व्यक्ति। ठीक है, तो
इसी प्रकार से लोक प्रभुता की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सभी देखा कि शासन का स्रोत क्या है, स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। प्रश्न इस पे ऊपर बन जाता है कि समाजवाद, भारतीय समाजवाद जो है कैसे जो है कार्ल मार्क्स के समाजवाद से अलग है ना, वो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर हम गांधी को इंक्लूड कर सकते हैं, गांधी का समाजवाद कैसा था, ठीक है, जहाँ पर वो चाहते थे कि सभी जो है एक दूसरे का सहयोग करें, ठीक है, एक दूसरे को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करें। पंथ निरपेक्षता क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है, ठीक है, मूल्य कौन कौन से, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एकता, अखंडता। तो यहाँ पर उद्देशिका के अंतर्गत इन मूल्यों की बात की गई है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अगर हम मूल संविधान यानी मूल संविधान जब संविधान बनकर लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को, सॉरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसको क्या बोलते हैं, मूल संविधान। इस दिन जो संविधान लागू हुआ था, आज का जो वर्तमान संविधान की प्रस्तावना है, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसमें जो है 3 शब्द और जोड़े गए थे, कौन से, समाजवाद, जो कि पहले नहीं था भारतीय प्रस्तावना में, समाजवाद, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और, ठीक है, तो 3 शब्द थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, उसमें ये 3 शब्द प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़े गए थे। तो आज जो हम प्रस्तावना देखते हैं वो मूल संविधान से थोड़ी अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भारत, इसको जोड़ने से पहले भारत समाजवादी नहीं था, इससे ऐसा नहीं है कि भारत पहले पंथ निरपेक्ष नहीं था या अखंडता नहीं थी, लेकिन जो पॉलिटिकल गेन्स के लिए या कहीं की राजनीतिक फायदे के लिए कुछ ऐसी चीजें कर दी जाती हैं, ठीक है। उसी में से एक ये भी था कि ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, तो इसी के अंतर्गत 1976 में ये जोड़े गए थे, ठीक है। तो प्रश्न पूछ लेता है कि कौन कौन से 3 शब्द हैं जो कि 1900 बाद में जोड़े गए थे, मूल संविधान में नहीं थे। तो इन तीनों शब्दों को आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से 3 शब्द थे जिसकी हमने अभी बात की, वो 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रस्तावना के कुछ आलोचनाएं भी की गई है, आलोचक, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक ब्रिटिश संविधान के जानकार हैं या विशेषज्ञ हैं जैसे केसी वियर, ठीक है, उनके द्वारा आलोचना की गई थी कि ये अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान प्रस्तावना में लोक प्रभुता, ठीक है, लोक संप्रभुता या लोक प्रभुता की जो बात है, सॉरी, लोक प्रभुता यानी कि जो जनता के द्वारा शक्ति आ रही है, लोक प्रभुता यानी कि लोगों की संप्रभुता, लोगों की बात, जनता की शक्ति आ रही है, उसकी जो बात की गई है वो बेसिकली वो बात एक तरीके से भ्रामक है और वास्तविकता में ऐसा नहीं है, ठीक है, भ्रम है। लेकिन अगर हम देखें तो ये चीज हम इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे एग्जाम में कि जो केसी वियर है, अगर प्रश्न पूछते आता है कि केसी वियर के द्वारा लोक प्रभुता कहा गया कि लोक प्रभुता एक भ्रम है, क्या ये आप इससे सहमत है, तो आप कभी भी इस चीज से सहमत नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान में कैसे अनेकों प्रावधान है जिसके जरिए साबित होता है कि जो शक्ति है वो जनता से मिलती है। चाहे हम चुनाव की बात करें, है ना, चुनाव एक इतना बड़ा जो हम बात करें प्रावधान है कि जो भारत की बात करता है, ठीक है, चुनाव में, कि जहां पर जनता से शक्ति क्या है, जनता से ही मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर केसी वियर का मत जो है हम यहाँ पर समर्थन ना करके उसको खारिज करेंगे और अपने जो है तथ्य, जो तर्क है वो देंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान में लोक प्रभुता है, निश्चित तौर पर है, और वो किसके जरिए, चुनाव के जरिए हमें समझ आती है, अपना प्रतिनिधि चुनने के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर आप कोई कुछ अगर हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करें, जैसे हमने जवाहरलाल नेहरू की बात की जिनके द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव का जो है लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, तो उसी प्रकार से जो है अगर हम देखें तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है उन्होंने कहा था पूर्ण स्वराज की बात की थी
कि भारत को पूर्ण स्वराज हासिल होगा, ठीक है, या घोषित किया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है। तो उस दिन जो है क्या मनाया जाएगा, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा, स्वराज दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इस दिन जो है 26 अगर हम देखें तो 26 ये जनवरी के दिन 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ था संविधान, तो उसके पीछे हिस्टोरिकल फैक्ट यही है कि इस दिन 26 जनवरी 1929-30 में जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है स्वराज दिवस घोषित किया गया था। इसी के संदर्भ में क्या है 26 जनवरी 1950 को जो है क्या संविधान लागू किया गया था, ठीक है। ये तो बहुत ही छोटा हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो हमने यहाँ पर आज के इस वीडियो में क्या पढ़ा, उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में पढ़ा, ठीक है। आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गई कौन कौन से मूल्यों की बात की जा रही है, संविधान का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है, किस प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात की जा रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपको इससे संबंधित प्रश्न प्रैक्टिस करें तो आप इंटरनेट पे जरूर कर लें, ठीक है। तो इससे आगे वीडियो में हम शुरुआत करेंगे जो है मौलिक अधिकारों की, ठीक है। उससे पहले हमारा अध्याय 1 आता है जो कि भारत और इसके राज्य क्षेत्रों की बात करता है, अध्याय 2 आता है जो कि नागरिकता की बात करता है, और अध्याय 3 आता है जो कि हमारा मौलिक अधिकारों की बात करता है ना। और फिर अध्याय 4 आता है जो कि बात करता है 4 में डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, और भाग 5 के अंतर्गत यहाँ पे अध्याय नहीं भाग के अंतर्गत भाग 5 में संघ शासन की बात करता है। लेकिन अभी हम जो है इन दोनों को बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के नजरिए से। लेकिन जब बात करते हैं मौलिक अधिकार, डीपीएसपी या भाग 5 संघ शासन के अंतर्गत, तो ये तीनों ही एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हर साल प्रश्न इसमें से बनते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। तो हम पहले इन्हें कवर अप करेंगे। ये बहुत ही छोटे टॉपिक भी हैं और इनको इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है, तो इसको हम कवर अप करेंगे, लेकिन हमारा पहले मेन फोकस इन चीजों पर होगा, ठीक है। बाद में इनको भी कवर अप करेंगे। तो अगली वीडियो में हम शुरुआत करेंगे मौलिक अधिकारों की, जो कि बात करता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में भाग 3 के अंतर्गत, ठीक है। इन पे अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो से संबंधित कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, बीच में कोई छोटी मोटी डेट का कोई कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, उसको अगर हम अगली वीडियो में रेक्टिफाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।